कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार पाठ, बहुत ही रोचक पाठ, जिसका शीर्षक है साइकिल की सवारी। तो बच्चों, आइए सबसे पहले इस पाठ का परिचय ले लेते हैं। प्रस्तुत पाठ हास्य व्यंग पर आधारित है, यानी कि इसमें क्या है, हंसी है और व्यंग है। हास्य व्यंग की कोई भी रचना जहाँ हमें गुदगुदा जाती है, वहीं भीतर काफी गहराई तक सोचने पर भी मजबूर कर देती है। यानी कि एक ऐसी बात जिसमें क्या है, आपको हंसी हंसी में कुछ प्रेरणापद बातें समझाई जाती हैं। व्यंग में जहाँ सामाजिक मानसिकता पर कटाक्ष होता है, वही हास्य कथा हमें हंसाकर हमारा मन हल्का करती है। तो आइए शुरू करते हैं। आप सभी ध्यान से सुनिए। भगवान ही जानता है कि जब मैं किसी को साइकिल की सवारी करते या हारमोनियम बजाते देखता हूँ, तब मुझे अपने ऊपर कैसी दया आती है। सोचता हूँ भगवान ने दोनों विद्याएं भी खूब बनाई हैं। एक से समय बचता है, दूसरी से समय कटता है। मगर तमाशा देखिए, हमारे प्रारब्ध में कलयुग की ये दोनों विद्याएं नहीं लिखी गई। न हम साइकिल चला सकते हैं, न बाजा ही बजा सकते हैं। शायद 1932 की बात है कि बैठे बैठे ख्याल आया, चलो साइकिल चलाना सीख लें। इसकी शुरुआत यह हुई कि हमारे लड़के ने चुपचाप यह विद्या सीख ली और हमारे सामने से सवार होकर निकलने लगा। अब आपसे क्या कहें कि लज्जा और घृणा के कैसे कैसे ख्याल हमारे मन में उठे। सोचा, क्या हम ही जमाने भर में फिसड्डी रह गए हैं? सारी दुनिया साइकिल चलाती है, मूर्ख और गंवार चलाते हैं। हम तो परमात्मा की कृपा से पढ़े लिखे हैं, क्या हम ही नहीं चला सकेंगे? आखिर इसमें मुश्किल क्या है? कूद कर चढ़ गए और ताबड़तोड़ पाँव मारने लगे। और जब देखा कि कोई राह में खड़ा है, तब टन टन करके घंटी बजा दी। बस महाराज, हमने साइकिल सीखने का निश्चय कर लिया। दूसरे दिन हमने अपने फटे पुराने कपड़े तलाश किए और उन्हें ले जाकर श्रीमती जी के सामने पटक दिए कि इनकी जरा मरम्मत तो कर दो। मगर श्रीमती जी बोली, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। हम चाहते थे कि घर में किसी को कानो कान खबर न हो और हम साइकिल सवार बन जाएं, पर श्रीमती जी ने न मानी और झक मारकर बताना पड़ा कि रोज रोज तांगे का खर्च मारे डालता है, साइकिल चलाना सीखेंगे। श्रीमती जी ने बच्चे को सुलाते हुए हमारी तरफ देखा और मुस्कुराकर बोली, मुझे तो आशा नहीं कि आपसे यह बैल मेड़ चल सकेंगे। खैर, यत्न कर देखिए। मगर इन कपड़ों का क्या बनेगा? हमने जरा रौब से कहा। आखिर साइकिल से एक दो बार गिरेंगे या नहीं, और गिरने से कपड़े फटेंगे या नहीं? जो मूर्ख हैं वे नए कपड़ों का नुकसान कर बैठते हैं, जो बुद्धिमान हैं वे पुराने कपड़ों से काम चलाते हैं। इधर हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए हैं कि चोट लगने पर उसका उसी समय इलाज किया जा सके। इसके बाद जाकर एक खुला मैदान तलाश किया ताकि दूसरे दिन से साइकिल सवारी का अभ्यास किया जा सके। अब यह सवाल हमारे सामने था कि अपना उस्ताद किसे बनाएं। इसी उधेड़बुन में बैठे थे कि तिवारी लक्ष्मी नारायण आ गए और बोले, क्यों भाई, हो जाए एक बाजी शतरंज की। हमने सिर हिलाकर जवाब दिया, नहीं साहब, आज तो जी नहीं चाहता। क्यों? यदि जी न चाहे तो क्या करें? यह कहते कहते हमारा गला भर गया। तिवारी जी का दिल पसीज गया। हमारे पास बैठकर बोले, अरे भाई, मामला क्या है? स्त्री से झगड़ा तो नहीं हो गया? हमने कहा, तिवारी भैया क्या कहें, सोचा था लाओ साइकिल की सवारी सीख लें, मगर अब कोई ऐसा आदमी दिखाई नहीं देता जो हमारी सहायता करे। बताओ, है कोई ऐसा आदमी तुम्हारे ख्याल में? तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से ऐसे देखा मानो हमको कोई खजाना मिल गया है और वे खाली हाथ रहे जाते हैं। बोले, आदमी तो ऐसा है एक, मगर वह मुफ्त नहीं सिखाएगा, फीस लेगा। दे सकोगे? कितने दिन में सिखा देगा? यही 10-12 दिनों में। और फीस क्या लेगा हमसे? औरों से 25 लेता है, तुमसे 20 ले लेगा हमारी खातिर। हमने सोचा 10 दिन में सिखाएगा और 20 रुपए फीस लेगा। 10 दिन 20 रुपए, 20 रुपए 10 दिन, अर्थात 2 रुपये रोजाना, 60 रुपए महीना, और वह भी 1-2 घंटों के लिए। ऐसी 3-4 ट्यूशनें मिल जाएं तो 250-300 महीना हो गया। इधर तिवारी जी मामला तय करने गए।
उधर हमने यह शुभ समाचार जाकर श्रीमती जी को सुना दिया कि कुछ दिनों बाद हम एक ऐसा स्कूल खोलने वाले हैं जिसमें 300-400 की महीने की आमदनी होगी। श्रीमती जी बोली, मैं तो चाहती हूँ कि तुम हवाई जहाज चलाओ, यह साइकिल क्या चीज है, पर तुम्हारे स्वभाव से डर लगता है। एक बार गिरोगे तो देख लेना, साइकिल वहीं फेंक फाक कर चले आओगे। इतने में तिवारी जी ने बाहर से आवाज दी। हमने जाकर देखा तो उस्ताद साहब खड़े थे। हमने श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया और चुपचाप खड़े हो गए। तिवारी जी बोले, यह तो भी इस पर मानते ही न थे, बड़ी मुश्किल से मनाया है, पेशगी लेंगे, कहते हैं पीछे कोई नहीं देता। अरे भाई हम देंगे, दुनिया लाख बुरी है मगर फिर भी भले आदमियों से खाली नहीं है। यह 20 रुपया तो चीज ही क्या है, एक बार हमें साइकिल चलाना सिखा दे, फिर देखे हम इनकी क्या क्या सेवा करते हैं। मगर उस्ताद साहब नहीं माने, बोले फीस पहले लेंगे और यदि आपने सिखाया नहीं तो, नहीं सिखाए तो फीस लौटा देंगे, और यदि फीस न लौटाई तो। इस पर तिवारी जी ने कहा, अरे साहब क्या यह तिवारी मर गया है, शहर में रहना हराम कर दूं, बाजार निकलना बंद कर दूं, फीस लेकर भाग जाना कोई हंसी खेल है। जब हमें विश्वास हो गया कि इसमें कोई धोखा नहीं है, तब हमने फीस के रुपए लाकर उस्ताद को भेंट कर दिए और कहा, उस्ताद कल सवेरे ही आ जाना, हम तैयार रहेंगे। हमने इस काम के लिए कपड़े भी बनवा लिए हैं और अगर गिर पड़े तो चोट पर लगाने के लिए जंबक भी खरीद लिया है। और हाँ, हमारे पड़ोसी जो मिस्त्री रहता है उससे साइकिल भी मांग ली है। एक बात कहना भूल गए, नंगे पांव भागे और उन्हें बाजार में जा पकड़ा। वे हैरान थे। हमने हाफते हाफते कहा, उस्ताद हम शहर के पास नहीं सीखेंगे, लॉरेंस बाग में जो मैदान है वहाँ एक तो भूमि नरम है, चोट कम लगती है, दूसरे वहाँ कोई देखता नहीं है। पर रात को आराम की नींद कहाँ, जब आंखें खुली तो दिन निकल आया। जल्दी से जाकर वे पुराने कपड़े पहन लिए, जम्बक का डिब्बा हाथ में ले लिया और नौकर को भेजकर मिस्त्री से साइकिल मंगवा ली। उसी समय उस्ताद साहब भी आ गए और हम भगवान का नाम लेकर लॉरेंस पार्क की ओर चले। लेकिन अभी घर से ही निकले थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने चीख दिया। क्या कहें, हमें इतना क्रोध आया उस नामुराद बिल्ली पर और उस शैतान लड़के पर, मगर क्या करते, दांत पीस कर रह गए। दांत पीस कर रहना यानी गुस्से को अंदर ही दबा देना। एक बार फिर भगवान का नाम लिया और आगे बढ़े, पर बाजार में पहुंचकर देखा कि हर आदमी जो हमारी तरफ देखता है मुस्कुराता है। अब हम हैरान थे कि बात क्या है। सहसा हमने देखा कि जल्दी और घबराहट में पाजामा और अचकन दोनों उल्टे पहन लिए हैं और लोग इसी पर हंस रहे हैं। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी बच्चों कार्य भी शुरू ही किया था कि क्या हो गया, उसमें विघ्न आना, उसको कहते हैं सिर मुड़ाते ही ओले पड़ जाना। हमने उस्ताद से माफी मांगी और घर लौट आए। दूसरे दिन फिर निकले। रास्ते में उस्ताद साहब बोले, मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। उस्ताद साहब लस्सी पीने लगे तो हमने साइकिल के पुर्जों को ऊपर नीचे की परीक्षा शुरू कर दी। फिर कुछ जी में आया तो उसका हैंडल पकड़कर जरा चलने लगे, मगर 2 ही कदम गए होंगे कि ऐसा मालूम हुआ जैसे साइकिल हमारे सीने पर चढ़ी आती है। दूसरे ही क्षण साइकिल पूरे जोर से हमारे पांव पर गिर गई और हमारी राम दुहाई बाजार के एक सिरे से दूसरे सिरे तक गूंजने लगी। उस्ताद लस्सी छोड़कर दौड़े आए और दयावान लोग भी जमा हो गए। सबने मिल मिलाकर हमारा पांव साइकिल से निकाला। पूछा, चोट तो नहीं आई? जरा 2-4 कदम चलिए, नहीं तो लहू जम जाएगा। इस तरह दूसरे दिन हम और हमारी साइकिल दोनों अपने घर से थोड़ी दूर पर ही जख्मी हो गए। हम लंगड़ाते हुए घर लौट आए और साइकिल ठीक होने के लिए मिस्त्री की दुकान पर भेज दी। मगर हमने वीर हृदय का साहस और धीरज देखिए। हम अब भी मैदान में डटे थे। कई बार गिरे, कई बार शहीद हुए, घुटने तुड़वाए, कपड़े फटवाए, पर क्या मजाल जो जी छूटे। 8-9 दिन में साइकिल चलाना सीख गए थे, लेकिन अभी उस पर चढ़ना नहीं आता था। कोई परोपकारी पुरुष सहारा देकर चढ़ा देता तो फिर लिए जाते थे। हमारे आनंद की कोई सीमा न थी। सोचते थे मार लिया मैदान हमने, 2-4 दिन में पूरे मास्टर बन जाएंगे, इसके बाद प्रोफेसर, फिर ट्रेनिंग कॉलेज और 300-400 रुपए के मालिक। तिवारी जी देखेंगे और ईर्ष्या से जलेंगे। उस दिन उस्ताद ने हमसे साइकिल पर चढ़ा दिया
और सड़क पर छोड़ दिया कि ले जाओ, अब तुम सीख गए। अब हम साइकिल चला रहे थे और दिल ही दिल फूले न समाते थे, मगर हाल यह था कि कोई आदमी 200 गज के फासले पर होता तो हम गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाना शुरू करते, साहब जरा बाईं तरफ हट जाइए। दूर फासले पर कोई गाड़ी दिख तो हमारे प्राण सूख जाते। उस समय हमारे मन की जो दशा होती उसे परमेश्वर ही जानता है। जब गाड़ी निकल जाती तब कहीं जाकर हमारी जान में जान आती। सहसा सामने से तिवारी जी आते हुए दिखाई दिए। हमने उन्हें भी दूर से ही अल्टीमेटम दे दिया कि तिवारी जी बाईं तरफ हो जाओ, वरना साइकिल तुम्हारे ऊपर चढ़ा देंगे। तिवारी जी अपनी छोटी छोटी आंखों से हमारी तरफ देख मुस्कुरा और मुस्कुरा कर कहा, जरा एक बात तो सुनते जाओ। हमने एक बार हैंडल की तरफ, दूसरी बार तिवारी की तरफ देखकर जवाब दिया, इस समय बात कैसे सुन सकते हैं, देखते नहीं हो साइकिल पर सवार हैं। तिवारी जी बोले, तो क्या जो साइकिल चलाते हैं वे किसी की बात नहीं सुनते हैं? बड़ी जरूरी बात है, जरा उतर जाओ। हमने लड़खड़ाती हुई साइकिल को संभालते हुए जवाब दिया, उतर जाएं तो फिर चढ़ाएगा कौन? अभी चलाना सीखा है, चढ़ना नहीं। तिवारी जी चिल्लाते ही रह गए। हम आगे निकल गए। इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा। हमने उसे भी दूर से डांट दिया, बाईं तरफ भाई, अभी नहीं चलाने वाले हैं। तांगा बाईं तरफ हो गया। हम अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। एकाएक पता नहीं घोड़ा भड़का उठा या तांगे वाले को शरारत सूझी, जो भी हो तांगा हमारे सामने आ गया। हमारे हाथ पांव फूल गए। जरा सा हैंडल घुमा देते तो हम दूसरी तरफ निकल जाते, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है। उस समय हमें ख्याल ही ना आया कि हैंडल घुमाया भी जा सकता है। फिर क्या था, हमारी साइकिल दोनों ही तांगे के नीचे आ गए और हम बेहोश हो गए। जब हम होश में आए तब हम अपने घर में थे और हमारी देह पर कितनी ही पट्टियां बंधी थी। हमें होश में देखकर श्रीमती जी ने कहा, क्यों, अब क्या हाल है? मैं कहती न थी साइकिल चलाना न सीखो। उस समय तो किसी की सुनते ही न थे। हमने सोचा लाओ सारा इल्जाम तिवारी जी पर लगा दें और साफ बच जाएं। बोले, यह सब तिवारी जी की शरारत है। श्रीमती जी ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, यह तो तुम उसे चकमा दो जो कुछ नहीं जानता हो। उस तांगे पर मैं ही तो थी जो बच्चों को लेकर घूमने निकली थी कि चलो सैर भी कराएंगे और तुम्हें साइकिल चलाते भी दिखाएंगे। हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली। उस दिन के बाद फिर हमने साइकिल को हाथ नहीं लगाया। तो बच्चों, ये जो आपने सुंदर सी कहानी पढ़ी, इसके लेखक हैं सुदर्शन जी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें हास्य के साथ साथ व्यंग भी था। तो आइए बच्चों, अब देख लेते हैं कुछ कठिन शब्द जिनका आपको क्या करना है। तो बच्चों, अब आइए देखते हैं कुछ कठिन शब्दों को जिनका आपको वाचन करना है और बार बार उनको बोल करके अभ्यास करना है और उसका श्रुतलेख का भी अभ्यास करना है, यानी उनको बोल करके लिखने का भी अभ्यास करना है। आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं बच्चों। हारमोनियम, ट्यूसने, हैंडल, कलयुग, श्रद्धा, भ्रष्ट, शुरुआत, नामुराद, ख्याल, निश्चय, मजाल, इल्जाम, मुस्कुराकर, ट्रेनिंग, निरुत्तर, जंबक, ईर्ष्या, मुफ्त और अल्टीमेटम। तो बच्चों, इनका अभ्यास कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए शब्दकोश, इसमें कुछ कठिन शब्दों के आपको अर्थ दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द हैं। प्रारब्ध यानी कि भाग्य, जिसको लक भी कहते हैं। अगला शब्द है लज्जा, जिसका अर्थ है शर्म यानी शेम। अगला है बच्चों घृणा यानी नफरत, जिसको हम कहते हैं हेटेड। अगला है बच्चों फिसड्डी यानी नालायक, जिसको बैकवर्ड कहते हैं। अगला शब्द है यत्न, जिसका अर्थ होता है कोशिश यानी कि अटेम्प्ट। अगला है बच्चों उस्ताद यानी सिखाने वाला, गुरु यानी टीचर। अगला शब्द है बेबसी यानी लाचारी, हेल्पलेसनेस। अगला शब्द है बच्चों पेशगी, जिसका अर्थ है अग्रिम यानी कि एडवांस। अगला है बच्चों अल्टीमेटम, जिसका अर्थ होता है चेतावनी यानी वार्निंग। अगला है बच्चों इल्जाम, जिसका अर्थ है आरोपी यानी कि एक्यूसेशन। अगला है बच्चों निरुत्तर होना यानी कोई उत्तर न सूझना, जिसको कहते हैं स्पीचलेस। तो बच्चों, इस पाठ में बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियां भी आए हैं। कौन कौन से हैं वो इन्हें भी देख लेते हैं। दांत पीसना यानी गुस्सा आना, जी छूटना यानी हार मानना, फूला न समाना यानी बहुत खुश होना, प्राण सूखना यानी जान निकल जाना, हाथ पांव फूलना यानी घबरा जाना, चकमा देना यानी कि धोखा देना, कानों कान खबर न होना यानी किसी को पता न चलना, सिर मुड़ाते ओले पड़ना, कार्य के आरंभ होते ही विपत्ति का आ जाना। तो बच्चों, आपको इनको साथ साथ याद भी कर लेना है। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर।
सबसे पहला है बच्चों पाठबोध यानी टेक्सचुअल लिटरेसी, इसकी मौखिक अभिव्यक्ति का पहला प्रश्न, लेखक के दिल में क्या ख्याल आया। तो बच्चों लेखक के दिल में क्या ख्याल आया कि तांगे का तो बहुत खर्चा आ जाता है, तो मैं अब क्या सीखूंगा, साइकिल चलाना सीखूंगा। तो साइकिल को चलाने को सीखने का जो ख्याल था वो लेखक के दिल में आया। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने अपनी पत्नी को साइकिल सीखने का क्या कारण बताया। उसने यही कारण बताया कि तांगे में जाने का बहुत ज़्यादा खर्च आता है, अगर मैं साइकिल सीखूंगा तो 2 रुपये भी बचेंगे। अगला है बच्चों, साइकिल चलाते समय तिवारी जी लेखक को क्यों रोक रहे थे। तो तिवारी जी लेखक को क्यों रोक रहे थे, क्योंकि पीछे से एक तांगे वाला आ रहा था, इसलिए तिवारी जी लेखक को रोक रहे थे। अगला है बच्चों, लेखक किस पर इल्जाम लगाना चाहता था। तो लेखक तिवारी जी पर इल्जाम लगाना चाहता था। आगे देखते हैं बच्चों, लिखित अभिव्यक्ति के बहुविकल्पीय प्रश्न, सही उत्तर के सामने सही का चिन्ह लगाइए। लेखक तिवारी जी पर क्या इल्जाम लगाना चाहता था, साइकिल दुर्घटना का, चोरी का या अत्याचार का। तो क्या लगाना चाहता था, लेखक तिवारी जी पर साइकिल दुर्घटना का इल्जाम लगाना चाहता था। अगला है बच्चों, तिवारी जी का पूरा नाम क्या है, तिवारी श्याम नारायण, तिवारी लक्ष्मी नारायण या तिवारी प्रेम निवास। तो इसका सही उत्तर है तिवारी लक्ष्मी नारायण। अगला है बच्चों, इस हास्य कथा के लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या सुदर्शन। तो बच्चों सुदर्शन इस पाठ के लेखक हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, सोचकर उत्तर लिखिए। लेखक के मन में साइकिल सीखने का ख्याल क्यों आया। तो उसने कहा कि दुनिया में क्या है, बहुत सारे कार्य हैं जो क्या है हमें सीखने चाहिए, और क्या है इसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो है वो क्या है, साइकिल सीखने का है। दूसरा है बच्चों, साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने क्या क्या तैयारी की। साइकिल चलाना सीखने के लिए लेखक ने जंबक का डब्बा मंगा लिया था, इसके साथ ही उन्होंने अपने पुराने कपड़े निकाल लिए थे, और साथ ही अपने जो एक मित्र है, दोस्त है, उसकी साइकिल भी मंगा ली थी, और साथ ही सीखने के लिए एक उस्ताद को भी तैयार करवा लिया था तिवारी जी के माध्यम से। तो आगे देखिए बच्चों, साइकिल सीखने के शुरू के 2 दिन किस तरह व्यर्थ हो गए। तो बच्चों पहले दिन क्या हुआ, बिल्ली रास्ता काट गई थी, और उसके बाद क्या था, उन्होंने जल्दीबाजी में क्या किया था, अपने अचकन और पैंट जो थी उल्टी पहन ली थी। इस प्रकार उनका पहला दिन व्यर्थ गया। दूसरे दिन क्या हुआ कि गुरुजी ने कहा कि मैं ज़रा देर लस्सी पी लेता हूँ। जैसे ही उनके उस्ताद या गुरुजी लस्सी पीने लगे, उन्होंने साइकिल किसको थमा दी, लेखक को थमा दी। और लेखक ने क्या किया, उसके जितने भी कलपुर्जे थे उन पर एक्सपेरिमेंट हाथ फेरना शुरू किया, और वो क्या हुई, उनके हाथ से संभल नहीं पाई और साइकिल भी गिर गई और वे भी गिर गए, और साइकिल के नीचे उनका पैर फंस गया था, जिस कारण उन्हें भी चोट आ गई। इस प्रकार उनके दोनों दिन व्यर्थ हो गए। अगला है बच्चों, मगर बुरा समय आता है तो बुद्धि पहले ही भ्रष्ट हो जाती है, यह कथन किस प्रकार का सच है। तो बच्चों यही है कि जब भी बुरा समय आता है तो उस समय हमारा जो दिमाग है, हमारी जो बुद्धि है वो काम नहीं करती है, क्योंकि हम एकदम से घबरा जाते हैं, है ना, परेशान हो जाते हैं, जिस कारण हमारी बुद्धि काम करना बंद कर देती है। अब देखिए बच्चों, ये वाक्य किसने किससे कहे। पहला वाक्य है, पहले बताओ इनका क्या बनेगा। तो किसने कहा, जो लेखक की पत्नी थी उन्होंने लेखक से कहा। तो लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। अगला है बच्चों, क्यों भाई हो जाए एक बाजी शतरंज की। तो ये किसने कहा, ये कहा था तिवारी जी ने लेखक से। अगला है, कितने दिन में सिखा देगा। तो लेखक ने तिवारी जी से। मैं एक गिलास लस्सी पी लूं, आप जरा साइकिल को थामिए। ये किसने कहा, साइकिल को सिखाने वाले जो उस्ताद जी थे उन्होंने किससे कहा था, लेखक से। तो बच्चों अब देखिए, पाठानुसार घटित रचनाओं का सही क्रमांक लिखिए। पहला वाक्य है, इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा, यह कहते कहते हमारा गला भर गया। अब रात को आराम की नींद कहाँ, हमने निरुत्तर होकर आंखें बंद कर ली, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। तो बच्चों क्या आएगा, इसमें सबसे पहला आएगा कि अब रात को आराम की नींद कहाँ। फिर दूसरा क्या होगा बच्चों, लेकिन अभी घर से निकले ही थे कि बिल्ली रास्ता काट गई और एक लड़के ने छींक दिया। तो उसके बाद बच्चों अगला क्या आएगा कि इतने में सामने से एक तांगा आता नजर पड़ा। तो बच्चों अगला होगा, यह कहते कहते हमारा गला भर आया। अगला होगा, हमने निरुत्तर होकर आंखें
बंद कर ली। तो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए भाषा बोध यानी कि टेक्सचुअल लैंग्वेज एंड ग्रामर को इसमें पढ़िए और समझिए। भावों और विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध शब्द समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो बच्चों उद्देश्य क्या है? वाक्य में कर्ता के या जिसके बारे में कुछ कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। विधेय कर्ता द्वारा की जाने वाली क्रिया अथवा उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। उदाहरण है, हमने बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए। तो हमने क्या हो गया बच्चों? उद्देश्य हो गया। और बाजार से जंबक के 2 डिब्बे खरीद लिए, ये क्या हो जाएगा? विधेय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिए गए वाक्यों से उद्देश्य और विधेय छांट करके लिखने हैं। महादेवी वर्मा ने कई कविताएं लिखी। तो इसमें उद्देश्य क्या है बच्चों? महादेवी वर्मा। तो बच्चों जो कर्ता होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है उद्देश्य। और रेस्ट ऑफ द सेंटेंस यानी कि वाक्य का बचा हुआ भाग क्या होता है? विधेय यानी प्रेडिकेट। तो क्या हो जाएगा? ने कई कविताएं लिखी, ये सारा क्या है बच्चों? विधेय है। तो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही तिवारी जी ने हमारी तरफ बेबसी की आंखों से देखा। तो तिवारी जी उद्देश्य हैं। उसके बाद ने से लेकर हमारी तरफ बेबसी की ओर देखा, ये सारा क्या है बच्चों? ये है विधेय। ऐसे ही बच्चों हमने श्रद्धा के हाथ जोड़कर प्रणाम किया। तो इसमें क्या हो जाएगा? हमने क्या हो जाएगा? उद्देश्य। श्रद्धा से हाथ जोड़कर प्रणाम किया, विधेय। अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही थी मैं, अध्यापिका उद्देश्य। बच्चों को पढ़ा रही थी, विधेय। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, पढ़िए और समझिए। जिन शब्दों का उच्चारण लगभग समान प्रतीत होता है लेकिन उनके अर्थ और वर्तनी में भिन्नता होती है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक या समरूपी भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अपेक्षा यानी उम्मीद करना या तुलना करना, उपेक्षा यानी अनादर करना। अगला है दिन यानी दिवस और दीन यानी गरीब। तो बच्चों देखिए अगला है, दिए गए श्रुति सम भिन्नार्थक शब्दों के आपको अर्थ लिखने हैं। जैसे और या और क्या होता है बच्चों? दिशा है ना, इस ओर गया है यानी उत्तर दिशा की ओर है ना। तो क्या हो जाएगा? जैसे और का हो जाएगा दिशा सूचक है ना, दिशा सूचक। और इस दूसरे और का क्या हो जाएगा? दिशा सूचक है बच्चों, दिशा नहीं होगा, दिशा सूचक है यानी दिशा को दिखाने वाला। और का हो जाएगा अन्य, है ना। तो बच्चों ऐसे ही आपको कोश देखिए एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो कोश मतलब किसी चीज का जब हम इकट्ठा करते हैं किसी चीज को, वो क्या होता है? कोश। और दूसरा कोश का क्या अर्थ होता है? जो भी आपका भंडार होता है ना, उसको कोश कह दिया जाता है। खजाने के कोश हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही बच्चों आपको इन सबको स्वयं करना है। आगे को आप देखिए, आगे देखिए बच्चों, दिए गए मुहावरे में खाली स्थान भरने हैं। नौकर मालिक को क्या आएगा बच्चों? फूले न समाना, चकमा देना, गला भराना या आंखें मलकर देखना। क्या आएगा? चकमा देकर भाग गया। तो ये पहले में आ जाएगा। परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मैं क्या हो गया? फूले न समाया। तो दूसरा यहाँ पे आ गया। अगला है बच्चों, बेटे को गले लगाते ही बूढ़ी माँ का गला भर आया। तीसरा हो जाएगा। अगला है बच्चों, पड़ोसी हमारे नए घर की साज सज्जा आंखें मल मल कर देख रहे थे। यह आपका चौथे में। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है देखिए, दी गई लोकोक्तियों को उनके सही अर्थ के साथ मिलाना है। सिर मुड़ाते ही ओले पड़ना यानी कि बच्चों क्या होता है? कि काम शुरू करते ही मुसीबत का आ जाना। अगला है बच्चों, बैल मेढ़ न चढ़ना यानी कि बैल क्या है? मेढ़ पर नहीं चढ़ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा? काम पूरा होने के आसार नजर न आना। अगला है, आम के आम गुठलियों के दाम यानी कि दोहरा लाभ होना। अगला है बच्चों, आ बैल मुझे मार यानी कि स्वयं मुसीबत को मोल ले लेना। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब है मूल्यपरक प्रश्न यानी वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो पहला काम है बच्चों आपको क्या करना है? साइकिल सिखाने का स्कूल खोलने का निश्चय लेखक की किस मनोवृत्ति का परिचायक है? तो बच्चों आपको बताना है कि ये कौन सी मनोवृत्ति है उसकी, कि वो साइकिल सिखाने का स्कूल खोलना चाहता है ना। तो उसका दिमाग जो है कैसा चल रहा है? एक व्यापारी की तरह चल रहा है ना। तो व्यापारिक जो उसकी प्रवृत्ति है यानी कि उसका जो कौशल है वो किसका है? ज़्यादातर व्यापार करने का। उसकी स्किल है वो कैसी है? एक व्यापारी बनने की।
अगला है बच्चों रचनात्मक गतिविधियां यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज। तो बच्चों पुस्तकालय अथवा इंटरनेट की सहायता से सुदर्शन जी की अन्य कहानी आपको पढ़नी है। हास्य व्यंग्य के प्रसिद्ध कवि काका हाथरसी और सुरेंद्र शर्मा जी के लेख और कविताएं भी आपको पढ़ने हैं। साथ ही साइकिल चलाने के अपने व्यक्तिगत अनुभव आपको अपनी कक्षा में सुनाने हैं तथा आपकी साइकिल खोने की सूचना अपने मित्र को देते हुए आपको एक पत्र भी लिखना है। तो ये सारी एक्टिविटीज यानी सारी गतिविधियां आपको करनी है बच्चों। अब देखिए यह भी जानने में आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है साइकिल के संदर्भ में कि सन 1790 में फ्रांस के कॉम्टे मिडी डी सिवरेस ने साइकिल का आविष्कार किया था। उस समय साइकिल लोहे की नहीं लकड़ी की थी। तो बच्चों आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए और हाँ निरंतर अभ्यास करते रहिए।